प्यार बना मौत का कारण, प्रेमिका का सिर कलम कर फेंका। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में फैलते अपराधों को जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करते। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी हिमाचल हरियाणा की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू प्रेमिका का सिर कलम कर फेंका, हिमाचल हरियाणा की सच्ची घटना। एक ऐसी हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। एक कातिल प्रेमी ने हिंदू प्रेमिका की गर्दन काट डाली और उसके बाद शॉपिंग करने चला गया। आखिर कौन था ये कातिल और क्यों दिया इस घटना को अंजाम? चलिए जानते हैं इस क्राइम की स्टोरी को विस्तार से, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये दर्दनाक घटना हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली उमा को उसके मुस्लिम प्रेमी बिलाल ने बेरहमी से मार डाला। बिलाल ने उमा को एक होटल में ले जाकर कत्ल करना चाहा था, लेकिन मौका न मिल पाया। इसलिए उमा की हत्या के लिए हरियाणा के यमुनानगर के जंगल में उसे ले गया। जंगल में बिलाल उमा की हत्या जल्दी करना चाहता था, ताकि सुकून से अपने समाज की लड़की से निकाह कर सके। पुलिस के अनुसार सहारनपुर के नकोड़ में बिलाल के निकाह की तैयारियां चल रही थीं। फैमिली वाले बिलाल पर दबाव डाल रहे थे कि अब निकाह होने वाला है, इसलिए वो घर से बाहर ना जाए। लेकिन बिलाल के दिमाग में तो सिर्फ उसकी प्रेमिका उमा घूम रही थी, जिसके साथ वो 2 साल से रिलेशनशिप में रह रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं उमा उसके घर वालों को रिलेशनशिप के बारे में ना बता दे। यदि उसने ऐसा कर दिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसके बाद वो एक योजना बनाकर 6 दिसंबर 2025 को उमा के कमरे पर गया और बोला, उमा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। इसके बाद उमा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई। वो उमा को घर से हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाले नज़दीकी पुस्तक ले गया। सीसीटीवी में उसका आना जाना कैद हो गया। इसके बाद उसने हिमाचल के पावटा साहिब की तरफ कार मोड़ ली। उसके दिमाग में आया कि पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने हरियाणा की सीमा की तरफ कार मोड़ ली। इसके बाद बोला, चलो जंगल में चलते हैं, और उसे पूरा जंगल पार कर लिया। फिर उसने सुनसान जगह पर कार रोक ली और पीछे वाली सीट पर चला गया। उमा अगली सीट पर बैठी थी। इसके बाद उसने मौका देखकर उसका सीट बेल्ट से गला दबा डाला। उमा कुछ न कर सकी। इतना ही नहीं, उसकी हत्या करने के बाद उसने उमा का सिर भी काट डाला और लाश से कपड़े उतार दिए। कटे सिर को उसने एक पॉलीथीन में रख लिया और अगली सीट पर रख दिया। फिर उसने सुनसान जगह की तलाश की ताकि कट हुआ सिर फेंक सके। बाद में इसने हरियाणा हिमाचल की सीमा के पास एक खाई में सिर फेंक दिया और कार लेकर अपने घर चला गया। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि संदिग्ध कार को ढूंढते हुए और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस 13 दिसंबर 2025 को बिलाल के घर पहुंची। सहारनपुर के नकुर थाना क्षेत्र के टिटोली गांव में बिलाल के घर पर शादी का माहौल था। उसकी बहन की डोली उठ रही थी तो दूसरी तरफ बिलाल का मंडे का कार्यक्रम चल रहा था। रिश्तेदारों की भीड़ में घिरा बिलाल पुलिस को देखकर चौंक गया। पुलिस बिलाल को उठाकर यमुनानगर लाई और पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने उसे अब 4 दिनों के रिमांड पर लिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उमा का कट सिर भी बरामद कर लिया। बिलाल ने कबूल लिया कि उसे डर था कि कहीं उमा उसके घर पर जाकर सारी बात ना बता दे, जिससे उसकी शादी टूट जाए, इसलिए उसने उमा को मार डाला। आज की हमारी दूसरी कहानी, जो छत्तीसगढ़ की सच्ची जो प्रेम को जिस्म को दर्शाती है। चाहिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेमी को केवल जिस्मानी प्यार तो नहीं, छत्तीसगढ़ की सच्ची घटना। प्यार में अंधी हुई उर्मिला निषाद शादीशुदा विजय बांधे से प्यार कर बैठी। प्रेमी उसके जिस्म से खेलता रहा, लेकिन जैसे ही उर्मिला ने उस पर शादी का दबाव बनाने की भूल की, तो विजय एक दिन इतना खूंखार बन गया कि अपनी प्रेमिका उर्मिला निषाद को ठिकाने लगाने के लिए विजय बांधे मौके की तलाश कर रहा था। योजना के मुताबिक उसने पहले हार्डवेयर दुकान से सब्जी काटने वाला चाकू खरीदा और 7 दिसंबर 2025 रविवार की शाम उसने उर्मिला को फोन लगाया। तो उर्मिला ने उससे कहा, हाँ विजय, बोलो क्या बात है। विजय एक केटरर था, इसलिए उसने उर्मिला को बताया, उर्मिला, बात दरअसल ये है कि आज रात एक प्रोग्राम में खाना बनाने के लिए ऑर्डर बुक हुआ है, हमें वहां चलना पड़ेगा। विजय ने बताया, लेकिन पहले तो तुमने बताया नहीं कि आज का कोई केटरिंग का ऑर्डर है, उर्मिला ने आशंका जताते हुए कहा। असल में क्या है उर्मिला, ये ऑर्डर अर्जेंट में आज ही बुक हुआ है, इसलिए पहले से तुम्हें मैं कैसे बताता, विजय ने सफाई देते हुए कहा। ठीक है, मैं तैयार होती हूं, मगर जाना कहाँ है ये तो तुमने बताया नहीं, उर्मिला बोली। तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। उर्मिला पर अधिकार जमाते हुए विजय ने फोन काट दिया। शाम का अंधेरा होते ही विजय ने अपनी बाइक निकाली और उर्मिला के घर की तरफ चल दिया। उर्मिला घर से निकलने को तैयार थी। जैसे ही विजय ने उसके घर के सामने बाइक रोककर हॉर्न बजाया, उर्मिला अपने छोटे से बैग के साथ घर से बाहर निकल आई और झट से विजय की बाइक पर बैठ गई। विजय ने रास्ते में एक रेस्टोरेंट के सामने बाइक रोकी
तो उर्मिला ने सवाल किया, अब क्यों बाइक रोक दी? इस पर विनोद बोला, खाना बनाते देर हो जाएगी, मोमोज और पकोड़ा पैक करवा लेता हूं, रास्ते में कहीं बैठकर खा लेंगे। मोमोज और पकोड़े पैक करवाने के बाद दोनों उतई गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में नहर के पास खेल मैदान पर विनोद ने बाइक खड़ी करते हुए उर्मिला से कहा, शाम के समय यहाँ कोई नहीं है और लोगों का आना जाना भी कम होता होगा, यहीं बैठकर कुछ खा लेते हैं। दोनों बीच मैदान खाने के लिए बैठ गए। पहले तो दोनों के बीच पहले से चल रहे विवादों पर बात शुरू हुई और थोड़ी ही देर में बहस गर्म हो गई। इसी बीच विजय ने बैग में रखे धारदार चाकू से अचानक उर्मिला पर वार कर दिए। पहले गले पर, फिर शरीर पर कई बार हमले किए। उर्मिला वहीं गिर गई। इसके बाद जिस साजिश की तैयारी विनोद ने पहले से की थी, उसे अंजाम देने का वक्त आ गया था। विजय बोतल में अपने साथ पेट्रोल भी लाया था। उसने बाइक की डिक्की में रखी पेट्रोल की बोतल निकाली और उर्मिला के शरीर पर पेट्रोल उड़ेल दिया। इसके बाद उसने जेब से माचिस निकाली और आग लगा दी। पास में रखी धान की पराली भी उसने उसी आग में फेंक दी ताकि शव पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाए और कोई उसे पहचान न पाए। इसके बाद विजय सीधे अपने गांव करगाड़ी लौट गया और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर पुलिस की नज़रों से उसका कांड छिप नहीं सका और 24 घंटों के अंदर ही पुलिस ने अज्जली लाश की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल कर ली। उतई पुलिस ने विजय बांधे को उर्मिला के कत्ल के जुर्म में उसे दुर्ग जिले की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर की सुबह करगाड़ी पवारा नहर किनारे बने खेल मैदान में गांव के कुछ लोग एक्सरसाइज करने पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खेल मैदान के एक कोने में पड़े धान के पुआल के ढीर में एक महिला का अधजला शव पड़ा हुआ था। ये खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना सबसे पहले गांव कोटवार को दी। गांव कोटवार केवलदास मानिकपुरी ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को जांच में शव के पास से आधा जला चप्पल और धारदार हथियार मिला, जिससे हत्या की आशंका गहरी हो गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को घटनास्थल पर मौजूद बड़े पत्थरों पर खून के निशान दिखे, जिससे ये संभावना और मजबूत होती गई कि हत्या के बाद शव को पत्थरों से भी कुचला गया है। शुरुआती जांच में यह अंदेशा व्यक्त किया गया है कि युवती की पहले धारदार हथियार से हत्या की गई, फिर सबूत मिटाने के लिए उस पर पराली या किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल कर शव को जला दिया गया हो। फॉरेंसिक टीम ने मिट्टी के नमूने, खून के धब्बे, जले हुए अवशेष और हथियार समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य वहां से जुटाए। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए ताकि हत्या के समय क्षेत्र में आने जाने वालों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। उतई पुलिस ने आसपास के गांवों में ग्रामीणों से भी पूछताछ की, जिससे लाश की पहचान हो सके। शुरुआती जांच में ना तो मृतका की पहचान हो पाई, न ही कोई गवाह मिला। मौके पर पहुंची पुलिस टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को पराली के बीच अधजला शव पड़ा मिला था। इसलिए ये साफ था कि हत्या कहीं और नहीं, इसी जगह की गई थी और पहचान छिपाने के इरादे से लाश जलाने की कोशिश भी की गई। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे, लेकिन महिला की पहचान स्पष्ट नहीं थी। पुलिस ने इसे ब्लाइंड मर्डर मानते हुए कई टीमें गठित कीं। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर 6 विशेष टीमें रात भर जांच में लगी रहीं। घटनास्थल से मिले मोमोज के टुकड़ों और मोज़ों के आधार पर पुलिस ने 5 किलोमीटर के दायरे में दुकानदारों से पूछताछ की और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 8 दिसंबर 2025 की सुबह विजय बांधे सुपेला थाने पहुंचा। एसएचओ को अपना परिचय देते हुए उसने कहा कि मेरे साथ काम करने वाली उर्मिला निषाद कल रात से घर नहीं पहुंची है। तुम उससे आखिरी बार कब मिले थे? एसएचओ ने पूछा। सर, कल दिन में मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई थी, मगर रात से ही उसका फ़ोन बंद आ रहा है। सुबह मैंने उसके घर जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि वो शाम को कहीं गई थी, मगर रात अपने घर नहीं लौटी। बात महिला के लापता होने की थी, इसलिए उन्होंने उर्मिला निषाद की गुमशुदगी तुरंत दर्ज करा दी। एसएचओ ने इसकी इत्तला एसएसपी विजय अग्रवाल को भी दे दी। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों की पड़ताल करनी शुरू कर दी। इसके अलावा गठित टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो दूसरी टीम ने मोबाइल लोकेशन देखी। जांच की इसी कड़ी में एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक सवार युवक को पुलिस ने संदिग्ध मानकर जांच शुरू की। दरअसल उस युवक के पीछे बाइक पर एक महिला बैठी हुई थी और युवक ने बाइक में पेट्रोल डलवाने के बजाय बोतल में पेट्रोल लिया था। एक रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज में यही युवक मोमोज और चाइनीज पकौड़े पैक करवा रहा था। अंत में शक की सुई विजय बांधे नाम के उस व्यक्ति की ओर घूमी जिसने खुद को पीड़ित का परिचित बताकर सुपेला थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब विजय बांधे को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसकी बातें शुरू से ही बेमेल लगी। वो बार बार अपने बयान बदल रहा था और घटनाक्रम बताने में हिचक भी दिखाई दे रही थी। तकनीकी टीम ने जब विजय का मोबाइल लोकेशन व मूवमेंट खंगाला तो पता चला कि घटना वाली शाम उसके मोबाइल की लोकेशन पुरई गांव की उसी नहर की थी जहां पर अधजली लाश मिली थी। देर रात पूछताछ के दौरान जब विजय पर पुलिस के सवालों का दबाव और सख्ती बढ़ी तो आखिरकार वो टूट गया और उसने पूरे मामले की कहानी पुलिस को साफ साफ बता दी। विजय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके घर और आसपास तलाशी ली। उसके कपड़ों पर खून के निशान मिले जिन्हें उसने छिपाने की कोशिश की थी। घटना में इस्तेमाल किया गया चापर भी बरामद हुआ। पेट्रोल डालने वाली बोतल और अन्य सामग्रियां भी पुलिस ने जब्त की।
फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मिले अवशेषों और आरोपी के कपड़ों का मिलान किया, जिससे पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो गई। पुलिस पूछताछ में विजय ने स्वीकार किया कि नहर के पास मिली अधजली लाश सुपेला की रहने वाली उर्मिला निषाद की थी, जिसका कई वर्षों से उसके साथ प्रेम प्रसंग था। उर्मिला उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर उसने हत्या की योजना बनाई। 24 साल का विजय बांधे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के करगाड़ी ही गांव का रहने वाला था और केटरिंग का काम करता था। 30 साल की उर्मिला निषाद भी पिछले कुछ सालों से उसके साथ काम कर रही थी। केटरिंग के काम में अक्सर रात भर दूसरे गांव कस्बों में जाना पड़ता था। साथ काम करते करते दोनों करीब आ गए और उनका रिश्ता भावनात्मक होते होते प्रेम संबंधों तक पहुंच गया। विजय शादीशुदा था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। इसके बावजूद उर्मिला उस पर विवाह का प्रेशर बना रही थी। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके थे। विजय, आखिर तुम कब तक मेरी भावनाओं से खेलते रहोगे? मैं इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। एक दिन उर्मिला ने उलाहना देते हुए कहा, देखो उर्मिला, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हें तो पहले ही मैंने बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूं, फिर भी तुम जिद कर रही हो। विजय ने सफाई दी, तो क्या मैं जीवन भर तुम्हारी रखैल बनकर रहूंगी? तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। उर्मिला गुस्से में तमतमाकर बोली, उर्मिला, मैंने तुम्हें धोखे में नहीं रखा। पत्नी के रहते तुमसे मैं कैसे शादी कर सकता हूं? और मैं तुम्हारी जरूरतों का तो ध्यान रख रहा हूं। विजय ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, तुम्हें तो मेरे जिस्म से ही मतलब है। अगर तुम मुझे दिल से चाहते तो ऐसी बात कभी नहीं करते। उर्मिला ने आंसू बहाते हुए कहा, देखो उर्मिला, मेरी बीवी अभी प्रेग्नेंट है और मैं उसे किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकता। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। विजय ने मामले को शांत करने के लिहाज से कहा। केटरिंग के पैसों को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था, इसलिए धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता एक तरफा दबाव और आपसी मनमुटाव की भेंट चढ़ने लगा था। कुछ समय से उर्मिला उसे सार्वजनिक रूप से लगातार अपमानित कर रही थी। इस बात को लेकर विजय के मन में इतना तनाव बढ़ गया था कि उसकी स्थिति सांप छछूंदर जैसी हो गई थी। उर्मिला द्वारा की जा रही बार बार की बेइज्जती, गुस्से और शादी करने के दबाव से परेशान होकर ही विजय के द्वारा उर्मिला को रास्ते से हटाने की साजिश रची जा रही थी। विजय को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था कि शादीशुदा होने के बावजूद उसे उर्मिला की बातों में नहीं आना था। उर्मिला सुपेला गांव की रहने वाली थी। उसका विवाह करीब 10 साल पहले हो चुका था। पहले पति से उसका 8 साल का एक बेटा भी है। पति शराबी था। शराब पीकर उर्मिला के साथ मारपीट करता था। जब बेटा 3 साल का था तभी उसने पति को छोड़ दिया और अपनी सास और बेटे के साथ अलग रहने लगी। उर्मिला ने इसके बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरे पति के साथ भी वो ज्यादा दिनों तक रिश्ता नहीं निभा सकी। इसके बाद वो केटरिंग का काम करने वाले विजय बांधे के संपर्क में आ गई। उर्मिला ने शादी तो 2 बार कर ली, मगर उसके दिल पर राज करने वाला उसे कोई नहीं मिला। उसके दोनों पति ना तो उसकी जिस्मानी जरूरतों को पूरा कर सके और ना ही उसके सपनों को साकार कर सके। यही वजह रही कि उर्मिला अपने से कम उम्र के विजय पर फिदा हो गई। विजय ने उर्मिला की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उससे नजदीकियां बढ़ाईं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। विजय उतई थान के अंतर्गत करगाड़ी ही गांव का रहने वाला था। करगाड़ी और सुपेला गांव के बीच की दूरी 15 किलोमीटर थी। केटरिंग के काम के दौरान दोनों के बीच जिस ढंग से नजदीकियां बढ़ रही थीं, दोनों के बीच प्रेम की डोर मजबूत हो रही थी। अक्सर ही विजय उर्मिला को घुमाने ले जाता था और उससे कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुका था। उर्मिला विजय पर दबाव बना रही थी कि वो भी सुपेला में उसके साथ रहे, मगर विजय शादीशुदा था और अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की वजह से उर्मिला के साथ रहने को तैयार नहीं था। इसी बात पर दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा था और विवाद की स्थिति बनने लगी थी। उर्मिला निषाद की हत्या की घटना युवतियों को सचेत करती है कि प्रेम संबंध बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई पुरुष उनसे केवल जिस्मानी संबंध बनाने के लिए तो प्रेम का नाटक नहीं कर रहा। किसी शादीशुदा पुरुष से प्रेम करने की भूल से उन्हें जीवन भर का पछतावा ही मिल सकता है। यदि किसी मजबूरी के चलते ऐसे पुरुषों से प्रेम संबंध कायम भी हो जाएं, तो इस बात का ख्याल रखें कि उन पर शादी करने का दबाव कदापि न बनाएं, अन्यथा उनका हश्र भी उर्मिला निषाद की तरह होगा। हमारी तीसरी कहानी, जो भोपाल मध्य प्रदेश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किरण की कहानी, प्यार दे या मार दे, भोपाल मध्य प्रदेश। रखने को तो घर वालों ने उसका नाम किरण रख दिया था, लेकिन मिडिल स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही उसकी समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण नहीं है। इसकी वजह ये थी कि प्रकृति ने उसके साथ घोर अन्याय किया, जो उसे एक आंख से दिव्यांग बनाया था। किरण न बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और ना ही किसी रईस घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक मामूली खाते पीते परिवार की ये साधारण सी युवती ना तो अपनी उम्र की लड़कियों की तरह रोमांटिक सपने बुनती थी और ना ही ज़्यादा सजने संवरने की कोशिश करती थी।
घर में पसरे अभाव भी उसे दिखाई देते थे, तो खुद को लेकर पिता का चिंतित चेहरा भी उसकी परेशानी का सबब बना रहता था। उसके पिता डालचंद कौरव अब से कई साल पहले नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा के गांव सूरजा से भोपाल आकर बस गए थे। उनका मकसद बच्चों की बेहतर परवरिश और शहर में मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था, जिससे घर परिवार का जीवन स्तर सुधरे और धीरे धीरे ही सही बच्चों का भविष्य बन सके। इसके लिए वो खूब मेहनत करते थे, लेकिन आमदनी अगर चवन्नी होती थी तो पता चलता था कि महंगाई की वजह से खर्चा 1 रुपये का है। वो भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, जहां से मिलने वाले वेतन से खींच तान कर किसी तरह खर्च चल जाता था। 3 बेटियों के पिता डालचंद बड़ी बेटी की शादी ठीक ठाक और खाते पीते परिवार में कर चुके थे। उसके बाद किरण को लेकर उनकी चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि आजकल हर कोई उस लड़की से शादी करने से कतराता है जिसके शरीर में कोई कमी हो। सयानी होती किरण की भी समझ में ये बात आ गई थी कि एक आंख कमजोर होने की वजह से सपनों का कोई राजकुमार उसे ब्याहने नहीं आएगा। शादी होगी भी तो वो बेमेल ही होगी। इसलिए उसने काफ़ी सोच विचार के बाद तय कर लिया कि जो भी होगा देखा जाएगा। हाल फिलहाल तो पढ़ाई और करियर पर ध्यान दिया जाए। अपने इकलौते भाई राजू को वो बहुत चाहती थी, जो बाहर की भागा दौड़ी के सारे काम तेजी और संयम से निपटाता था। यही नहीं, वो पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। छोटी बहन आरती भोपाल के प्रतिष्ठित सैम कॉलेज में पढ़ रही थी। किरण भी वहीं से बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। वो स्वाभिमानी भी थी और समझदार भी, लिहाजा उसने मीनाल रेजिडेंसी स्थित एजिस नाम के कॉल सेंटर में पार्ट टाइम नौकरी कर ली थी। वहां से मिलने वाली तनख्वाह से वो अपनी पढ़ाई का और अन्य खर्च उठा लेती थी। 21 अक्टूबर 2016 को किरण अपने घर E34 सिद्धार्थ लेक सिटी आनंद नगर से रोज की तरह कॉलेज जाने को तैयार हुई, तो घर का माहौल रोज की तरह ही था। चाय नाश्ते का दौर खत्म हो चुका था और सभी अपने अपने ऑफिस, स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। किरण भी तैयार थी। वो कॉलेज के लिए घर से निकलने लगी तो चाचा संबल कौरव से खर्चे के लिए कुछ पैसे मांगे। उन्होंने उसे 20 रुपए दे दिए। किरण का भाई राजू भी तैयार था, इसलिए किरण उसके साथ चली गई। ऐसा लगभग रोज ही होता था कि जब किरण जाने लगती थी तो राजू उसके साथ हो लेता था और उसे सैम कॉलेज के गेट पर छोड़ देता था। उस दिन भी उसने किरण को कॉलेज के गेट पर छोड़ा तो वो चुपचाप अंदर दाखिल हो गई। उन दिनों सैम कॉलेज में निर्माण कार्य चल रहा था। राजू को कतई एहसास नहीं था कि बहन के दिलो दिमाग में एक ऐसा तूफान उमड़ रहा है जो उसकी जिंदगी लील लेगा। वो दीदी को बाय कहकर वापस चला गया तो किरण सीधे कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग ब्लॉक की छत पर जा पहुंची और चौथी मंजिल पर जाकर खड़ी हो गई। उसके दिल में उमड़ता तूफान अब शबाब पर था, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत अब उसमें नहीं रह गई थी। लिहाजा वो चौथी मंजिल से सीधे नीचे कूद गई। इसके बाद सैम कॉलेज में हल्ला मच गया। इतनी ऊंचाई से नीचे कूदने के बाद किरण के जिंदा बचने का कोई सवाल ही नहीं था। जरा सी देर में छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बात की खबर कॉलेज प्रबंधन तक भी पहुंच गई। फलस्वरूप उसे तुरंत नजदीकी नर्मदा अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल से पुलिस को खबर कर दी गई। किरण को देखने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने किरण की बहन आरती को इस हादसे की सूचना दी तो उसने घर वालों को बताया। घर वाले भागे भागे नर्मदा अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक किरण दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उसके पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला था, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि कोई पढ़ी लिखी समझदार युवती खुदकुशी करे और सुसाइड नोट ना छोड़े, पर इस मामले में ऐसा ही हुआ था। कौरव परिवार में रोना धोना मच गया था। किरण के सहपाठी भी दुखी थे कि आखिर जिंदा दिल किरण ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए छानबीन और पूछताछ शुरू की। जिस खुदकुशी को गुत्थी समझा जा रहा था वो चंद घंटों में सुलझ गई। जो प्यार में धोखा खाई हीन भावना से ग्रस्त एक लड़की की दर्द भरी छोटी सी कहानी निकली। किरण ने सुसाइड नोट छोड़ने की जरूरत शायद इसलिए नहीं समझी थी क्योंकि उसे जो कहना था उसे वो अपने फेसबुक अकाउंट में लिख चुकी थी। किरण के घर और कॉलेज वाले ये जानकर हैरान उठे थे कि किरण किसी से प्यार करती थी, और वो भी इतना अधिक कि अपने प्रेमी की बेरुखी से घबरा गई थी और उसे कई दिनों से मनाने की कोशिश कर रही थी। सैम कॉलेज से बीई कर रहा रोहित किरण का बॉयफ्रेंड था, जो बीते कुछ दिनों से उसे भाव नहीं दे रहा था। रोहित की दोस्ती और प्यार ने किरण के मन में जीने की उम्मीद जगा दी थी। उसकी नींद में कई रोमांटिक ख्वाब पिरो दिए थे। इससे उसे लगने लगा था कि अभी भी दुनिया में ऐसे तमाम लड़के हैं जो प्यार के सही मतलब समझते हैं, जाति पांत, ऊंच नीच और शारीरिक कमियों पर ध्यान नहीं देते। उनके लिए सूरत से ज्यादा सीरत अहम होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर कुछ दिनों से रोहित का मूड उखड़ा उखड़ा रहता था। वो किरण से बात भी नहीं कर रहा था। उसका ये रवैया किरण की समझ में नहीं आ रहा था। अगर रोहित उसे वजह बताता तो तय था कि वो किसी न किसी तरह उसे मना लेती। कोई गलतफहमी होती तो वो उसे दूर कर देती, लेकिन रोहित की इस बेरुखी से किरण को अपने ख्वाब उजड़ते नजर आए और वो खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। जब प्रेमी बात ही नहीं कर रहा था तो वो क्या करती,
लिहाजा किरण ने फेसबुक पर कशिश कौरव नाम से बनाए अपने अकाउंट पर मन की व्यथा साझा करनी शुरू कर दी। अपने पोस्टों में उसने बॉयफ्रेंड के छोड़े जाने यानी ब्रेकअप की बात कही और भावुकता में अपने सुसाइड की बात भी कह डाली थी। शायद ही नहीं, निश्चित रूप से वो अपने प्रेमी को अपने दिल का दर्द बताना चाह रही थी, जो उसकी सांसों में बस चुका था। एक जगह उसने शायराना अंदाज में लिखा था, ऐ इश्क तुझे खुदा की कसम, या तो मुझे मेरा प्यार दे या फिर मुझे मार दे। प्यार नहीं मिला तो किरण ने खुद के लिए मौत चुनने की नादानी कर डाली, वो भी इस तरह की कोई रोहित पर सीधे उंगली ना उठा सके। लेकिन फेसबुक अकाउंट में अपने प्यार और प्रेमी की बेरुखी की चर्चा करके उसने उसे शक के दायरे में तो ला ही दिया था। दूसरे दिन पुलिस ने साईंखेड़ा स्थित रोहित के घर में दबिश दी, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। जाहिर है किरण की खुदकुशी के बाद वो गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया था। पुलिस ने कॉलेज में पूछताछ की तो एक बात यह भी सामने आई कि रोहित और किरण में दोस्ती तो थी, पर प्यार जैसी कोई बात उनके बीच नहीं थी। किरण की कुछ सहेलियों ने दबी जुबान से स्वीकार किया था कि वो रोहित से एक तरफा प्यार करती थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि किरण दोस्ती को प्यार मानते हुए जबरदस्ती रोहित के गले पड़ना चाहती थी। इस बात का खुलासा अब रोहित ही कर सकता है, जो कथा लिखे जाने तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। किरण भावुक थी और रोहित को लेकर शायद वो जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो गई थी। इसकी एक वजह उसकी आंख की विकृति से उपजी हीन भावना भी हो सकती है। रोहित से दोस्ती के बाद निसंदेह उसकी ये सोच और भी गहरा गई होगी। फेसबुक पर उसने तरह तरह से रोहित को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही थी। जब उसे लगा कि यार और प्यार नहीं तो जिंदगी क्यों, जो अब किसी के काम की नहीं, यही सोचकर उसने ये खतरनाक फैसला ले डाला होगा। कौरव परिवार ने इस गम में दिवाली नहीं मनाई। उन्हें अपनी लाडली किरण की मौत के बारे में यकीन ही नहीं हो रहा है। उन्हें लगता ही नहीं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। डालचंद के चेहरे पर विषाद है, पर इसलिए नहीं कि किरण ने उनकी चिंता हमेशा के लिए दूर कर दी है, बल्कि इसलिए कि उनकी बेटी ने जल्दबाजी में आत्मघाती फैसला ले लिया और खुद ही हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। रोहित का कुछ खास बिगड़ेगा ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि उसने अगर किरण से कुछ वादे किए भी होंगे तो उनके प्रमाण नहीं है, और न ही किरण ने उसे सीधे तौर पर अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया है। संभव है कि वो दोस्ती को प्यार समझते हुए मन ही मन रोहित को चाहने लगी हो और ठुकराए जाने पर व्यथित होकर टूट गई हो। लेकिन वो हौसला और सब्र रखकर जिंदा रहती तो शायद बात बन जाती।